हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है इसको करते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है, समझने वाला चैप्टर है ये, तो मज़ा आता है इसको लगाते हुए। इनफैक्ट हमने ऐसा देखा है कि जिसको केमिस्ट्री नहीं भी पसंद होती है वो ये चैप्टर अच्छे से करता है। ठीक है, स्पेशल रिक्वेस्ट पे है सुलेमान की, ये आसमी की सर ये चैप्टर करना है हम लोगों को। हमने कहा ठीक है, आई विल हेल्प यू। चलिए देखिए, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो हम लोग बहुत बेसिक लेवल पर बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक लेवल पर इसका क्लासिफिकेशन जो है केमिस्ट्री का 3 ब्रांचेस या 3 पार्ट्स में होता रहता है, जैसे कि फिज़िकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ये जो हमारी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, ये लाइक करता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्लास 10th में तो आप इसको पढ़ ही रहे हो, क्लास 11th में आप पढ़ोगे इसके 2 चैप्टर 11th में हैं, और क्लास 12th की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे करके वहाँ बहुत सारे, फिर बायोमोलिक्यूल्स में भी इसका यूज़ है, पॉलीमर्स में है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग क्लास 10th में सिर्फ जनरल बेसिक बातें पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। ठीक है, अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की ही क्यों बात हो रही है? वाई डोंट वी टॉक अबाउट अदर एलिमेंट्स? हम लोग बाकी एलिमेंट्स की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वाई जस्ट वी टॉक अबाउट कार्बन? देखिए, इन पीरियोडिक टेबल देर आर ऑल टुगेदर 118 नोन एलिमेंट्स। अभी हमारे पास 118 नोन एलिमेंट्स हैं, इसमें से 117 एक तरफ कर दीजिए और एक बचा हमारा कार्बन। कार्बन खुद से इतने कंपाउंड्स बना लेता है जितने बाकी के 117 मिलकर के नहीं बना पाते। तो कार्बन के बहुत कंपाउंड्स हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। तो उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने के लिए एक अलग से ब्रांच ही खोल दी गई है कि चलो इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं तो इसको अलग से ही पढ़ते हैं, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहे हैं। शुरुआत करते हैं कार्बन से। कार्बन जो है, आपको देखो पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, हम पहले भी वीडियोज़ में बोल चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। कार्बन जो है ये ग्रुप नंबर 14 का, ठीक है, पहला एलिमेंट है। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये एलिमेंट्स हैं, जिसका पहला एलिमेंट्स कौन सा है? कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो हो जाता है वो हो जाता है 6। ठीक है, इसका एटॉमिक मास जो है दैट इज़ 12। तो कार्बन के बारे में थोड़ी बेसिक हमें बातें पता होनी चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाते हैं हमारे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाता है 2,4, यानी कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए, इसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन में पहले तो बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी दिख रही है आपको? 4।
आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल यानी कि एल में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसकी वैलेंसी भी हो जाती है 4। ठीक है, अभी हम लोग इतना ही याद रखते हैं क्योंकि आगे चीज़ें बहुत बदलेंगी। ठीक है, केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, तो वहाँ तो चीज़ें बदलती हैं, लेकिन अभी हम लोगों के लिए याद रखना ज़रूरी है कि कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4 एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4। तो व्हाट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू जस्ट कीप इट इन अ माइंड दैट कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14। इट इज़ अ नॉन मेटल, ऑब्वियसली इट इज़ अ नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल है। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी इज़ 4। तो ये कार्बन का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट लेवल पर। देखिए कार्बन जो है इसको हम लोग एक रेफरेंस एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस एलिमेंट। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में मोल कंसेप्ट। तो मोल को डिफाइन किसकी बेसिस पर किया गया था, कार्बन की बेसिस पर। तो कार्बन को वहाँ बोला गया था इट इज़ अ रेफरेंस एलिमेंट, रेफरल एलिमेंट है ये। पहले ऑक्सीजन को माना जाता था लेकिन उसके बाद कार्बन। तो कार्बन जो है ये इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, लाइक इट इज़ प्रेजेंट इन लिविंग बींग्स। सभी लिविंग बींग्स में इसकी मौजूदगी है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों। एनिमल्स में भी फर्दर क्लासिफिकेशन करो, सब में कार्बन की प्रेजेंस है। ठीक है, तो कार्बन एक रेफरेंस एलिमेंट है। इसके बहुत सारे रूप हैं, तो बहुत सारे रूपों को हम लोग बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, दे आर द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट कितने फिजिकल फॉर्म्स में मौजूद है उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रोप्स। तो कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड कार्बन का ही एक फॉर्म है। ठीक, ग्रेफाइट कार्बन का फॉर्म है। ठीक, कोल, कोक, ठीक है, चारकोल, और एक आप वर्ड बहुत सुनोगे अभी क्लास 10th में, दैट इज़ फ्यूलरीन। क्लास 10th में कुछ रेफरेंस बुक में इसको बकमिंस्टर फ्यूलरीन बोल रहे हैं। देखिए फ्यूलरीन के बहुत सारे फॉर्म हैं जिसमें से कि एक फॉर्म है बकमिंस्टर फ्यूलरीन। तो फ्यूलरीन इज़ एन एलोट्रोप जिसके बहुत सारे फॉर्म हैं, जिसमें से एक फॉर्म है बकमिंस्टर फ्यूलरीन, BUC के बक, MINSTER मिंस्टर फ्यूलरीन। ठीक है, हम लोग को कौन कौन से पढ़ने हैं क्लास 10th में NCERT, डायमंड, ग्रेफाइट एंड रेफरेंस बुक बकमिंस्टर फ्यूलरीन, ये 3 हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये तो हो गए एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स क्या है, वेरियस फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई एलिमेंट कितने वेरियस फिजिकल फॉर्म्स में मौजूद है। अब कार्बन के आइसोटोप्स की हम लोग बात कर लेते हैं। क्लास 9th में पढ़ा हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 6C12, 6C13 एंड 6C14। ठीक है, दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। देखिए सब जगह एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास अलग है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14। अब एटॉमिक मास चेंज है तो सब सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी सेम डिफरेंट हो रहे होंगे। यहाँ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12 - 6 6, यहाँ कितने 13 - 6 7, यहाँ कितने 14 - 6 8। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन 6, सेम इज़ द केस हियर, सेम इज़ द केस हियर। तो दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। लेकिन हम लोग इन तीनों आइसोटोप्स में 6C12 की ही स्टडी करते हैं। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फॉर्म कार्बन की है या फिर कार्बन इस आइसोटोपिक फॉर्म में सबसे ज़्यादा मौजूद है वो है 6C12। ये हमारा रेडियो एक्टिव है, सबसे कम मौजूद है और इन दोनों के बीच में ये आता है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है अभी आपको, ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे हैं, लेकिन 3 हमें फोकस करने हैं। आइसोटोप 6C12, 6C13, 6C14, जिसमें कि 6C12 की स्टडी हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं कि कार्बन जो है, ठीक है, वो एक क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। ये जो बॉन्ड बनाता है
वो कौन सा बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। बताया हमने, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्लास 9th में बताया। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ए के पास एक इलेक्ट्रॉन, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयर कर लें तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर देखिए ए के पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, बी को ज़रूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन की, तो ए ने बी को दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो ए हो गया पॉजिटिव, बी हो गया नेगेटिव। तो आयनिक बॉन्ड में हमें चार्जेस का सेपरेशन दिखता है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, फिलहाल 11 में चेंज हो जाएगा कंसेप्ट, लेकिन अभी आप यही याद रखिए। ठीक है, तो जो कार्बन है वो बनाता है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड, एंड इट इज़ फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है कार्बन इज़ अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। ठीक है, टेट्रा यानी कि 4, वैलेंट यानी कि वैलेंसी। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? 4 होती है, क्योंकि उसे अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन के बहुत सारे एलिमेंट कंपाउंड्स। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, इतने कंपाउंड बाकी नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि कार्बन एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन क्या है? इट इज़ अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। सेल्फ लिंकिंग, खुद से जुड़ के लंबी लंबी चेन या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने की प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज़ कैटिनेशन, तो बहुत सारे बच्चे बोलने लगते हैं कैटिनेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर। सिर्फ कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है ये बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। सिर्फ कैटिनेशन कार्बन नहीं शो करता है, और भी एलिमेंट शो करते हैं, नहीं करते हैं। सिलिकॉन शो करता है, नहीं करता क्या? फॉस्फोरस शो करता है, सल्फ़र शो करता है। सल्फ़र S6 S8 फॉर्म में मौजूद है, फॉस्फोरस P4 फॉर्म में मौजूद है। Si सिलिकॉन का तो आप एक डिटेल स्टडी ही करेंगे 11th में। तो कैटिनेशन बहुत सारे एलिमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन शो कर रहा है? कार्बन। कार्बन के कितने एलिमेंट्स आपस में, जैसे हमने बोला सल्फ़र के 6 एलिमेंट आइटम्स आपस में जुड़ सकते हैं या फिर 8 जुड़ सकते हैं। फॉस्फोरस के 4 जुड़ सकते हैं, ऑक्सीजन के 2 और 3 जुड़ सकते हैं, तभी तो ओजोन बनती है। कैटिनेशन के कार्बन के केस में क्या है? कार्बन के केस में n नंबर ऑफ एटम्स जुड़ सकते हैं आपस में, n नंबर ऑफ। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा कौन शो कर रहा है कैटिनेशन? कार्बन शो कर रहा है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैटिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर। कुछ बुक्स लिखती है इट इज़ द सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। भैया कार्बन के अलावा भी शो करते हैं एलिमेंट्स, तो अब कार्बन पे स्पेसिफाई मत करिएगा ये डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं एलोट्रोप्स पे, जो कि हमने आपको बताया था डायमंड एंड ग्रेफाइट। दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, लेकिन दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ एकदम डिफरेंट है। डायमंड बहुत हार्ड होता है, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट इनफैक्ट नोन एलिमेंट और एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट। जबकि ग्रेफाइट कैसा है? इट इज़ स्लिपरी इन टच, ग्रीसी इन टच, चिकना चिकना सा होता है। डायमंड बहुत हार्ड होता है। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इन दोनों की डिफरेंसेस हैं प्रॉपर्टीज़ में, जबकि हैं दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? क्यों डायमंड हार्ड है और ये स्लिपरी ग्रीसी इन टच है? क्यों ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और क्यों ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स। इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इधर हम बात करेंगे डायमंड के स्ट्रक्चर की, इधर हम बात करेंगे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें डायमंड की स्ट्रक्चर की, तो जो डायमंड का स्ट्रक्चर है इट इज़ टेट्राहेड्रल
स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है ये। ग्रेफाइट का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हेक्सागोनल शीट्स बनाता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसका, लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयरिंग होती है इसमें। डायमंड में क्या होता है, जैसे एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन का एटम है मान लीजिए, इसके आसपास 4 कार्बन टेट्राहेड्रली मौजूद होते हैं। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, जो बुक्स में दिए होते हैं, सिंपल से दिखाइए। ये कुछ टेट्राहेड्रल शेप होता है, ठीक है, ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनाई जाती है टेट्राहेड्रल। जैसे ये कार्बन, तो इसके आसपास भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, 3 और कार्बन का। इस कार्बन के आसपास भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, इस कार्बन के आसपास भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, और इस कार्बन के आसपास भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अगर ये कार्बन मान लीजिए तो देखिए इसके आसपास 1 2 3 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, हर कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होने चाहिए। जबकि ग्रेफाइट के केस में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट के केस में शीट लाइक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये कार्बन का एटम है, ये दूसरा एटम है, ठीक है, फिर एक हेक्सागोनल रिंग बनाइए आप ऐसे, ये, ठीक है, इसके साइड में एक और रिंग बनाइए आप ऐसे, ये कार्बन के एटम के आसपास देखिए आपको 3 ही एटम दिख रहे हैं। फिर इसके नीचे एक शीट और बनाइए आप लोग, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। आप यहाँ पर बॉन्ड दिखाइए, ये वीक बॉन्ड की प्रेजेंस होती है, ठीक है, इन सब लेयर्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। समझ लीजिए 2 शीट की तरह, एक शीट उसके ऊपर दूसरी शीट, तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है। वीक बॉन्ड्स हैं तो स्लाइड कर, अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे तो एकदम फिक्स रहेगी, वीक बॉन्ड है तो ये लोग स्लाइड करती हैं लेयर्स, तो स्लाइड करने के कारण ही ये ग्रीसी इन टच होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई कि ये हार्ड और ये ग्रीसी क्यों है। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 है, ठीक है, कार्बन का कन्फिग्रेशन क्या है 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, दूसरे कार्बन के साथ उसने 4 शेयरिंग करी, टोटल हो गया 8, ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। अब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए ये कार्बन का एटम जो है, मान लीजिए इसके आसपास कितने एटम दिख रहे हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 ही एटम से तो बॉन्डिंग कर रहा है ये, 1 2 3। तो अब यहाँ पर देखें कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, लेकिन बॉन्ड 3 ही बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, फ्री है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। आप पढ़ते होंगे, आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा ये जो है ये बॉन्ड नहीं है, जो डॉटेड लाइंस हैं ये तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द 2 लेयर्स। तो आप ये मत सोचिएगा 1 2 3 और एक ये 4 बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो ये हो गई हमारी डायमंड और ग्रेफाइट की। अब आपको करना क्या है, व्हाट आर यू सपोज टू डू, एक क्वेश्चन तैयार करना है। वो क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। इजी है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, किसी भी बुक में मिल जाएगा, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, लर्न दी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली, यूजेस आपको पता ही है, ग्रेफाइट का ग्रीसी इन टच होने के कारण इसका यूज़ होता है किसमें, जो ऑटोमोबाइल फ्यूल्स होते हैं, नहीं डाले तो लुब्रिकेंट्स, उसमें इसका यूज़ होता है। डायमंड तो ऑब्वियसली एज ए ग्लास कटर और ज्वेलरी, जो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले अगर दिमाग में डायमंड आता है तो हीरा है सदा के लिए, अंगूठी ही दिमाग में आती है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अभी देखिए हमने एक आपसे बात करी थी
टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की। ठीक है, तो जब कभी भी आप टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखाते हैं तो आप एक एटम के आसपास 4 एटम्स कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। ये 4 और हो गए। ठीक है, अभी आया कहाँ से, और एक पेज पर यानी कि एक प्लेन में दिखाना कितना सही है। देखिए आप, ये जो शीट है ये आपकी 2D है, इसमें आप 3D स्ट्रक्चर्स तो नहीं बना सकते। जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स 3D होते हैं ना, तो आप 3D बना नहीं सकते। तो ये हम लोग शो करते हैं बस, ये ऐसा होता नहीं है। इसको बनाने के लिए आप क्या करिएगा, आप एक क्यूब बनाइए। ठीक है, ऐसे एक क्यूब हम लोग बनाते हैं जिससे कि लगे कि ये 3D स्ट्रक्चर है। ऐसे तो बनाते हैं, लगता है कि ये 3D स्ट्रक्चर है। अब आपको लग रहा होगा कि एक 3D स्ट्रक्चर है। एक एटम इस क्यूब के मान लीजिए एकदम सेंटर में मौजूद है। ठीक है, सेंटर का मतलब बॉडी के अंदर। जैसे मान लो कि आपके पास कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के एकदम सेंटर में बीचों बीच में ये एटम मौजूद है। अब इसमें देखिए आपको कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं, 4 ऊपर कॉर्नर्स दिख रहे हैं, 4 नीचे, टोटल 8 कॉर्नर है। एक एक कॉर्नर छोड़ करके एक एक एटम दिखाइए। जो 4 एटम्स आसपास हैं तो यहाँ दिखाया गया है, तो यहाँ नहीं दिखाएंगे, इधर नहीं दिखाएंगे, इधर नहीं दिखाएंगे। एडजॉइनिंग कॉर्नर्स पर नहीं दिखाएंगे आप। एडजॉइनिंग माने जो जुड़े हुए कॉर्नर्स हैं उन पर नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए इधर नहीं है, इधर नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। यहाँ पे है तो इधर नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ दिखाएंगे। अब देखिए आप, जो 4 एटम्स हमने कॉर्नर्स पर बनाए हैं उनके एडजॉइनिंग कॉर्नर्स पर आपको एटम नहीं दिख रहे होंगे। अब इन कॉर्नर वाले एटम्स को बीच वाले एटम से आप जोड़िए विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस। दिस इज़ हाउ वी बॉन्ड देम। तो ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर जो कि एक क्यूब के अंदर है, उसी की बात हो रही है ये। दिस इज़ द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, जब भी कार्बन अपना कंपाउंड्स बनाता है तो ज़्यादातर में वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखाता है, सब में नहीं दिखाता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा सभी में दिखाते हैं, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब एक आता है आपका लास्ट, बकमिंस्टर फ्यूलरीन, जो हमने कहा था रेफरल बुक्स में आपको मिलेगा, बकमिंस्टर फ्यूलरीन। तो ये जो बकमिंस्टर फ्यूलरीन है ये भी एक एलोट्रोप है कार्बन का, और इसमें अराउंड 60 एटम्स जुड़े होते हैं, तो इसको 60 एटम C60 भी बोलते हैं। तो बकमिंस्टर फ्यूलरीन कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम्स। ठीक है, टोटल 60 कार्बन एटम्स यहाँ पर जुड़े हैं, जिसमें से 20 हेक्सागन है और 12 पेंटागन है। ठीक है, ये याद रखिएगा इसको। 20 इसमें क्या है, हेक्सागन्स होते हैं, और 12 क्या होते हैं, 12 पेंटागन्स। हेक्सागन, पेंटागन से याद आता है अमेरिकन बिल्डिंग CIA। चलो, 20 हेक्सागन का मतलब 6 मेंबर्ड रिंग की बात हो रही है, ये हेक्सागन, और 5 पेंटागन में 5 मेंबर्ड रिंग की बात हो रही है। तो ऐसे 20 और ऐसे 12 मौजूद होते हैं C60 के स्ट्रक्चर में। इसका स्ट्रक्चर सॉकर बॉल की तरह होता है, यानी कि फुटबॉल आपने देखा होगा उसकी ही तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, गोल गोल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। NCERT के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ रेफरल बुक्स में दिया हुआ है, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। तो कार्बन के कंपाउंड्स को, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स जो हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। वे कंपाउंड जो कार्बन के होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसमें भी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शंस है इस थ्योरी में। पहली बात तो हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि जब 10th में आपको पढ़ाना है और 11 में अलग पढ़ाना है, तो 10th में क्यों नहीं बता देते हो कि भैया 11 में कन्फ्यूज़न होने वाला है आपको, तो 10th ही में उनको कन्फ्यूज़ करो। कम से कम जिनका कंसेप्ट क्लियर होना होगा उनका तो हो जाएगा। अब बच्चा क्या करता है, वो याद कर लेता है, फिर 11 में आता है कहता है हमने तो ये पढ़ा था, टीचर बोलेगा हाँ वहाँ गलत पढ़ाया गया,
या फिर आपको उस टीचर ने गलत पढ़ा दिया। भैया गलत कोई नहीं पढ़ाता है, 10th के लेवल के अनुसार आपको 10th वाला पढ़ाता है, 11th के अनुसार 11th वाला पढ़ाता है। चलिए समझते हैं इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। और ऑर्गेनिक माने क्या होता है? लिविंग, ठीक है ना। बड़ा चला है आजकल ये कि ऑर्गेनिक फूड खाओ, ये खाओ, वो खाओ। ऑर्गेनिक फूड माने हरी सब्जियां, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाओ, वैसे मत खाओ सिंथेटिक जो आपको पता नहीं कहाँ फालतू की जगहों पे मिलते हैं, चटपटे आइटम्स, मोमोज वोमोज। अब कहोगे मोमोज भी तो ऑर्गेनिक है, मैदा से बन रहा है, उसके बाद उसके अंदर सब्जियां पड़ी हैं, पत्ता गोभी। अब भैया ऑर्गेनिक का मतलब सिंपल सा ये है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाओ, ठीक है, जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऑयल का एडिशन ना हो, ठीक है। बी ऑर्गेनिक, ऐसी चीज़ें मत खाओ जो कॉन्टेमिनेटेड होती हैं, जिनमें केमिकल्स का यूज़ होता है। बस कहने का मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये लिविंग बीइंग्स में मौजूद होते हैं, हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आप 11th में देखो पढ़ने वाले हो, तो हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माने जाते थे ये लिविंग बीइंग्स से प्राप्त होते हैं, नेचर में मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनको हम लोग वाइटल फोर्सेस कहते हैं। ऐसे फोर्सेस की मौजूदगी होती है जिनको लैब में रिक्रिएट या क्रिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये फिर एक वैज्ञानिक है फ्रेडरिक वोलर, नाम याद रखिएगा, 11th में आप पढ़ने वाले हो। फ्रेडरिक वोलर, उन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया था लैब में वो था यूरिया। सब ने इसका नाम सुना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NH2CO NH2, ये है यूरिया। सबसे पहले उन्होंने बनाया था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में। उसके बाद ये थ्योरी फेल हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचर में मौजूद है। फिर उसके बाद लैब में जर्रा बनाए जाने लगे, अब तो बनते ही हैं, पता ही होगा आपको। जैसे इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इथेनॉल C2H5OH मॉलिक्यूलर फार्मूला। शुगर फैक्ट्रीज़ में बहुत बनाया जा रहा है आजकल ये, शुगर कम इथेनॉल ज़्यादा, पियक्कड़ ज़्यादा हैं आजकल मार्केट में। और शक्कर जो कि मोटापा बढ़ाता है तो वो मत खाओ, लेकिन दारू पी लो। तो इसको तो बना रहे हैं ना हम लोग फैक्ट्रीज़ में। तो अब ये कहाँ रह गया कि कंसेप्ट की ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ मौजूद होते हैं नेचर में, या बनाए जा सकते हैं। आप लोग से कोई पूछता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आप सिंपल सी यही डेफिनेशन देना कि द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये ऑर्गेनिक हैं? आपके लिए क्वेश्चन है। आर दीज कंपाउंड्स ऑर्गेनिक? इफ़ यस वाई, इफ़ नो वाई। ये आप लोग आंसर हमें दीजिएगा, भेजिएगा गूगल क्लासरूम पे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 2 होमवर्क दे दिए हैं, याद रखिएगा। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स, ये भी हम आपको बता ही देंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल्स, जब एल्कोहल्स पढ़ाएंगे तो हम आपको फिनॉल्स भी बता ही देंगे। फिर चौथा हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स, हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपको साथ में बताएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और एक और पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ एस्टर। तो इतने आपको करने हैं अभी फ़िलहाल 10th में। ये जो आप देख रहे हो इतना पोर्शन, ये ज़रूरी नहीं है, ये सब ज़रूरी है। और इसका जो कि एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया एस्टरिफिकेशन, इसलिए एस्टर भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग हाइड्रो
हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं आप खुद ही पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास भी थोड़ा बहुत दिमाग है उसको समझ में आ गई कि डेफिनेशन से हम तुमसे बोले नालायक आदमी कौन होता है, तो तुम बोलोगे वो आदमी जो नालायक होता है। वैसे ही हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए हैं। इसमें कुछ नया रॉकेट साइंस तो है नहीं इसकी डेफिनेशन को याद करना। द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सिंपल है। हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाई करेंगे, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, बड़े आसानी से चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा कार्बन। कार्बन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, उसका जनरल इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद उसके एलोट्रोप्स देखे जिसमें से डायमंड ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करी गई, कंडक्टिविटी की बात करी गई। उसके बाद बकमिंस्टर फ्यूरिन हमने देखा, C60 कार्बन के 60 एटम्स जुड़े हुए होते हैं, स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की बात करी गई है। उसके बाद हम लोग आए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन पर। द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टाइप्स देखे और सबसे पहला जो टाइप है हाइड्रोकार्बन्स वो देखा। हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बोलेंगे एल्केन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक, एल्केन्स जो होते हैं इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड एल्कीन्स और एल्काइंस हैं। एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड, ये कार्बन नहीं है ब्रैकेट बनाए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि एल्काइंस में 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंपल है, समझ में आ गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स जिनमें 2 कार्बन, जैसे मान लो 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पर 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको याद रखना ईजी है। तो इतना करिए आप लोग, फिर हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और इनका नेमिंग कैसे करते हैं। तो आसानी से हो जाएगा चैप्टर, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।